बिली बैट पार्ट 11 में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली हमें उन दो न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब पता चल गया था एंड अब वो एंशिएंट स्क्रॉल और वो फैसिलिटी मोरहाउस के हाथ लग चुकी है और ये भी कि केविन यामागाता जिंदा है, बट ये किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ है। तो अब इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, क्या वो लोग 9/11 का अटैक रोक पाएंगे या फिर जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ होके रहेगा। सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैकी को बिली ने ये नंबर्स बता दिए थे, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी कि इसका क्या मतलब है और कोई कैसे ही समझ पाएगा। बट यहाँ जैकी ने समझने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब बैट ने उससे बोलना शुरू किया था तो हम सबको पता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था एंड अब वो फिर से नहीं चाहती है कि वैसा कुछ हो एंड इसीलिए वो 11 साल तक बिली बैट की आवाज को इग्नोर करती रहती है। यहाँ वो उसे केविन गुडमैन से मिलने के लिए बोलता रहता है, लेकिन वो नहीं मानती है, वो बस उसे इग्नोर करती रहती है एंड ऐसे अब 11 साल बीत जाते हैं। अब हम ईयर 2001 में आ चुके हैं, जहां कुछ ही महीनों में 9/11 का अटैक होने वाला है। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो बैट सच में चाहता है कि ये इंसिडेंट होने से रुक जाए तो वो डायरेक्ट केविन से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, वो जैकी को उससे मिलने के लिए क्यों बोल रहा है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि बिली बैट अब जिससे चाहे उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी पावर्स कमजोर होती जा रही हैं। वो अभी सिर्फ जैकी से ही कांटेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए वो उसे केविन को ये नंबर्स बताने के लिए बोल रहा है ताकि वो इसे डिकोड कर सके। बट यहाँ जैकी उसे इग्नोर करती रहती है एंड फिर हम केविन को देखते हैं। अब वो चक के साथ अपनी मांगा ड्रॉ करता रहता है एंड ऑड्रे उन सबको पब्लिकली हैंडल करती है। यहाँ हेनरी भी उनके साथ ही रहता है ताकि वो केविन के क्लोज रह के उसे प्रोटेक्ट कर सके एंड वो केविन की ड्रॉ की हुई मांगा पढ़ता रहता है। और अब केविन अपना सक्सेसर ढूंढ रहा है जो आगे उसकी इस लेगेसी को कंटिन्यू कर सके, जैसे उसने केविन यामागाता की कंटिन्यू की है। यहाँ उन्हें बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हुए हैं और हेनरी उन सबको रिव्यू कर रहा है, लेकिन उसे किसी भी एक आर्टिस्ट का काम पसंद नहीं आता है, वो सबको रिजेक्ट कर देता है। एंड फिर केविन उस मेंशन से बाहर जाने लगता है और यहाँ उसे 11 साल बाद फिर से टिमी बिली बैट की ड्राइंग लेके खड़ा हुआ दिखता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 11 साल पहले जब वो पहली बार आया था तब केविन ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर उसने एक प्रॉपर स्टोरी ड्रॉ की तो वो उसे अपना डिसाइपल बना लेगा। एंड फाइनली टिमी ने एक प्रॉपर स्टोरी ड्रॉ कर ली है। तो केविन टिमी को लेके वापस मेंशन में चला जाता है एंड उसकी ड्रॉ की हुई स्टोरी को पढ़ने लगता है, जो उसे बहुत पसंद आती है। एंड फिर हेनरी भी उसे पढ़ने के लिए मांगता है एंड वो भी ये स्टोरी पढ़ के सरप्राइज हो जाता है। वो केविन और चक से अकेले में बोलता है कि ये बहुत ही बढ़िया है। तो केविन बोलता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि टिमी भी उस बैट को देख सकता है, इसीलिए वो ये सब ड्रॉ कर पा रहा है। एंड यहाँ उसने 9/11 के टेररिस्ट की स्टोरी ड्रॉ की है कि कैसे अलकायदा के टेररिस्ट 9/11 की हाईजैकिंग प्लान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये सब सच होने वाला है। यहाँ केविन उसे बिली बैट को ड्रॉ करने के लिए रख लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये तुमसे बैट ने ड्रॉ करवाया है, क्या उसने बोला कि अमेरिका पर अटैक होने वाला है। तो टिमी ये सुन के हल्की सी स्माइल करने लगता है एंड फिर केविन उसे चक चकलिन की सीट पे ले जाता है, जहाँ बैठ के पहले उसने बिली बैट ड्रॉ किया और अब टिमी करेगा। तो केविन उसे बैठने के लिए बोल देता है और वो बैठ के ड्रॉ करने लगता है एंड वो लगातार 3 दिन तक ड्रॉ करता रहता है। तो यहाँ केविन हेनरी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या टिमी भी उस बिली बैट के कहने पर ये सब ड्रॉ कर रहा है। तो हेनरी बोलता है, अभी तक मैंने जितनी भी कॉमिक पढ़ी है उन सब में बिली की स्टोरीज अलग ही रहती थी, लेकिन मैं टिमी की स्टोरीज से कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, शायद अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ इसलिए। तो फिर इसके बाद केविन टिमी को अपने साथ कार में कहीं ले जाता है। वो उसे वापस से टिमी के पुराने घर पे ले जाता है, जहाँ वो पहले अपनी मॉम के साथ रहता था, जहाँ गुंडे मवाली रहते थे। तो वहाँ वो देखते हैं कि किसी ने दीवार पे नाजी का सिंबल बना रखा है। तो टिमी तुरंत पेंट ले आता है एंड वो इस दीवार पे ग्राफिटी ड्रॉ करने लगता है और उसे देख के केविन भी ड्रॉ करने लगता है। वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन तभी वहाँ की गैंग आ जाती है और वो सब उन ग्राफिटीज को मिटाने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन यहाँ टिमी मना करने लगता है। तो वो उसे भर के लात मारते हैं और जैसे ही टिमी उनसे फाइट बैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उस गैंग का लीडर टिमी को देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि वो टिमी का दोस्त था।
वो उसे गले लगा लेता है एंड वो उन सबको बताता है कि हम पायरेटेड बिली बैट जिसे टिमी ड्रॉ करता है उसे बहुत पसंद करते थे। तो केविन बोलता है टेंशन मत लो, अब से टिमी ऑफिशियल बिली बैट को भी ड्रॉ करेगा, तो तुम उसकी कॉमिक जब चाहे तब पढ़ सकते हो। एंड ये सुन के वो सब बहुत खुश होते हैं और अब ऐसे ही टिमी भी ऑफिशियल बिली बैट ड्रॉ करने लगता है। यहाँ अब सिर्फ टिमी ही बिली बैट ड्रॉ करता है। केविन ने अब संन्यास ले लिया है, लेकिन यहाँ ऑड्रे उसका नाम ऐसे नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो अपने फादर की तरह ही एक असली बिजनेसमैन है। सिर्फ टिमी के नाम से कोई भी बिली बैट रीड नहीं करेगा क्योंकि वो अभी नया है, लोगों को उसके काम के बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए वो राइटर्स में केविन का नाम भी प्रिंट करवाती है, इवन दो केविन एक भी पेज नहीं लिखता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोर हाउस पर, जहाँ उसका एक आदमी केविन और टिमी की न्यूली प्रिंटेड बिली बैट का इशू लेके आता है। मोरहाउस उसे पढ़ के उन्हें ऑर्डर देता है कि पता करो ये टिमी सनादा कौन है। तो हमने देखा था कि फेक चक ने मोरहाउस को ऑर्डर दिया था कि सभी फेक बिली बैट ड्रॉ करने वाले को खत्म कर दो, तो इसीलिए वो ऐसा करवा रहा है। और फिर हम बिली को देखते हैं, वो एक कमरे में बंद है जहाँ वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो सिर्फ जैकी को देख पा रहा है एंड वो उसे बार बार केविन से कांटेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट यहाँ जैकी उसे इग्नोर करती रहती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बिली लैंड कीसू पर। यह जापान में नया खुला है एंड इसका प्रेसिडेंट है यामाशीता। जी हाँ, जोफू सेंसे का डिसाइपल। लेकिन अब यामाशीता को यहाँ से निकाल दिया गया है क्योंकि अब उसका सीईओ कोई और है। तो यामाशीता अपना सारा सामान लेके वहाँ से निकल जाता है। वो जोफू सेंसे की ग्रेव विजिट करता है। जोफू सेंसे की काफी पहले डेथ हो चुकी है, तो यामाशीता वहाँ प्रे करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उनकी ग्रेव पे वो बैट सिंबल बना हुआ है, जबकि 1 महीने पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। और तभी उसे आसमान में एक बैट दिखने लगता है, तो यामाशीता उसका पीछा करने लगता है। यहाँ वो बैट उसे एयरपोर्ट पर ले जाता है, जहाँ वो बैट एक फ्लाइट के नेम बोर्ड से टकराता है एंड यामाशीता समझ जाता है कि उसे इस फ्लाइट में चढ़ना है। तो वो जैसे तैसे अर्जेंट टिकट अरेंज करके उस फ्लाइट में बैठ जाता है एंड ये फ्लाइट अमेरिका जा रही है। उसे फ्लाइट के बाहर वो बैट दिखता रहता है। यामाशीता बोलता है, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वो अमेरिका पहुंच जाता है एंड वो उस बैट का पीछा करने लगता है। वो बैट उसे एक बिल्डिंग में ले जाता है एंड यहाँ जैकी का घर है। जी हाँ, वो बैट उसे जैकी से मिलवाना चाहता था। तो जैकी अपनी बेटी को लेके यामाशीता से बात करने एक कैफे चली जाती है, जहाँ वो उसके बारे में सब कुछ अपनी बेटी को बताती है कि जापान में उनके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे गोली लगने के बाद उन्होंने ही केविन का ध्यान रखा था। लेकिन अब किसी को भी नहीं पता है कि केविन यामागाता कहाँ है। तो यामाशीता उसे बताता है कि मैं जोफू सेंसे की ग्रेव पर था, लेकिन तभी यह बैट मुझे सिग्नल देने लगा और मुझे यहाँ लेके आ गया। इस बैट को तुमसे कोई बहुत जरूरी काम है, तुम उस बैट की आवाज को ध्यान से सुनो, वहीं से कोई क्लू मिलेगा। और तभी फिर से जैकी को बिली की आवाज सुनाई देने लगती है एंड वो उसे फिर से केविन से मिलने के लिए बोलने लगता है कि वो जाके उसे वो नंबर बता दे। और वहीं दूसरी तरफ केविन और हेनरी भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें वो ट्विन टावर देख के टिमी की ड्रॉ की हुई कॉमिक याद आती है कि क्या सच में यहीं अटैक होने वाला है। बट फिर वो उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। केविन वापस चक के मेंशन चला जाता है और हेनरी एक कैफे में जाता है, जहां वो अपना डेली रूटीन फॉलो करता है। 3 कप कॉफी पीने के बाद वो पैसे देके वहां से निकल जाता है एंड रास्ते में बिली बैट पढ़ना शुरू कर देता है। वो आज भी यही करता है, वो बिली बैट पढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक गोली लगती है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है केविन पर, जहां वो टिमी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, शायद तुमने जो अटैक ड्रॉ किया है वो कोई गलत फैमिली है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो टिमी बोलता है, बिली कभी भी गलती नहीं कर सकता है, इसका कोई मतलब तो जरूर है। आगे वो बोलता है, ये टेररिस्ट अटैक न्यूयॉर्क में होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ मोरहाउस के लोगों ने भी ये कोड डिकोड कर लिया है। उन्हें भी पता लग चुका है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही 9/11 को कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल पर, जहां हेनरी एडमिट है। वो सरवाइव कर चुका है, बट अब क्या होगा ये देखना है। उसे फिर से बिली बैट दिखने लगता है। यहाँ हेनरी वहाँ की नर्स से बोलता है, मुझे एक सेल फोन दो, मुझे उस बैट का मैसेज केविन तक पहुँचाना है, लेकिन वो उसे नहीं देती है।
वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कोई ऑफिसर बाहर से उस पर नजर रखा हुआ है एंड ये मोर हाउस के आदमी है। उसी ने इस पर गोली चलवाई थी, लेकिन वो सरवाइव कर गया। तो अब वो यहाँ उसे खत्म करने आए हुए हैं। तो जब नर्स चली जाती है तो वो उसे मारने अंदर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हेनरी एक प्रोफेशनल असासिन है तो वो बड़ी ही आसानी से उसे मार देता है और हॉस्पिटल से निकल जाता है। वो तुरंत एक सेल फोन लेके केविन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है क्योंकि केविन अभी फ्लाइट में है। वो न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका है ताकि वो वहाँ के लोगों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से दूर रहने के लिए वार्न कर सके कि कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो वो भी केविन से मिलने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में, जहाँ यामाशीता जैकी को केविन से मिलने के लिए मना रहा है कि हमें उसे वार्न करना होगा। एंड कोइंसिडेंटली उन्हें केविन गुडमैन वहाँ दिख जाता है। जैकी उसे देखते ही बोलती है, मैं तुम्हें कुछ बहुत ही क्रेजी चीज बताने वाला हूँ जो मुझे उस बैट ने बताई है। वो बोलती है, तो जब मैं छोटी थी तो मैं तुम्हारे ही जैसे एक इंसान को जानती थी जो तुम्हारी ही तरह उस बैट को देख सकता था। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उस बैट ने उनसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है ना? तो केविन ये सुन के बिल्कुल चौंक जाता है कि इसे ये सब कैसे पता है। आगे वो बोलती है, अब वो मेरा यूज कर रहा है। वो मुझे तुमसे कांटेक्ट करने के लिए बोल रहा है। वो मुझे एक इम्पोर्टेंट मैसेज तुम्हें डिलीवर करने के लिए बोल रहा है। फिर वो पूछती है, तुम्हारा एक सक्सेसर है ना? तो केविन बोलता है हाँ। तो जैकी बोलती है, तुम्हारा सक्सेसर बिली को नहीं देख सकता है, वो बस प्रिटेंड कर रहा है। एंड ये सुनकर केविन एकदम चौंक जाता है। वो उल्टा जैकी पर ही चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो जैकी बोलती है, तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, मुझे बस उस बैट ने यह मैसेज तुम्हें डिलीवर करने के लिए बोला था, जो कि मैंने कर दिया। और इतना बोल के वो अपनी बेटी और यामाशीता के साथ वहाँ से निकल जाती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है टिमी पर। वो बिली बैट से बात कर रहा है। वो सच में सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। वो किसी भी बिली को नहीं देख सकता है। एंड वहीं दूसरी तरफ अब केविन बस बिली के बारे में ही सोच रहा है। वो बोलता है, तो क्या जब टिमी ने कहा था कि न्यूयॉर्क में कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो इसका मतलब वो उसने बैट से नहीं सुना था, ये बस उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन हम सबको पता है कि स्क्रॉल में भी यही कंटेंट है, तो ये उसकी इमेजिनेशन नहीं हो सकती है। उसे जरूर ये किसी से पता चला है। लेकिन यहाँ केविन इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करके रिस्क नहीं ले सकता है। इसीलिए वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर एक म्यूजिशियन ग्रुप को जोर जोर से चिल्लाने के लिए बोलता है कि सब लोग यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है। लेकिन ऑब्वियसली उन्हें सब लोग इग्नोर करने लगते हैं। और तभी वहाँ हेनरी भी पहुँच जाता है। वो केविन से बोलता है, आप गलत हो, ये अटैक यहाँ नहीं शिकागो में होने वाला है। ये सुनते ही केविन तुरंत शिकागो के लिए निकल जाता है। बट यहाँ हेनरी ने झूठ बोला। उससे ये झूठ बिली ने ही कहने के लिए कहा है। अब यहाँ हेनरी ने झूठ तो बोल दिया है, बट वो नहीं चाहता है कि यहाँ किसी को नुकसान हो। तो वो ट्विन टावर की बिल्डिंग में जाके सबको वहाँ अलर्ट करके खाली करने के लिए बोल देता है। वो जितने हो सके उतने लोगों की जान बचाना चाहता है। और जब तक केविन शिकागो जाता है तब तक 9/11 का अटैक हो जाता है। एक एरोप्लेन सीधा ट्विन टावर में घुस जाता है। एंड ये देख के सब चौंक जाते हैं। न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। और वहीं हेनरी भी मारा जाता है। यहाँ केविन को यकीन नहीं होता है कि हेनरी ने ऐसा किया। वो समझ जाता है कि उसे बैट ने ही ये सब करवाया होगा। केविन अब इतना डिप्रेस हो चुका है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे अब आगे क्या करना है, उसे अब कहाँ जाना चाहिए। और जैकी भी इस अटैक के बाद काफी परेशान है कि उसने बिली के वार्न करने के बाद भी कुछ नहीं किया। एंड फिर वो केविन यामागाता की बिली बैट कॉमिक लेने जाती है ताकि वो उसके थ्रू दोबारा बिली से कांटेक्ट कर सके। लेकिन अब वो जैकी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता है। और तभी वहाँ केविन भी आ जाता है। यहाँ केविन उससे पूछता है, क्या बिली ने तुमसे उसके बाद और कुछ कहा? तो वो बोलती है, नहीं, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलती है, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड फिर वो दोनों केविन यामागाता की मांगा पढ़ने लगते हैं, जिससे फाइनली उनका डिप्रेशन थोड़ा कम होता है। तभी एकदम से उन दोनों को बिली बैट की एक लाइन याद आती है, अपने असली टीचर को ढूंढो। तो केविन बोलता है,
मेरे असली टीचर केविन यामागाता हैं। तो जैकी बोलती है, हम 35 साल पहले अलग हो गए थे। उन्हें बहुत ही सीरियस इंजरी हुई थी, बट अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि हम दोनों साथ में स्पेन की कंट्री बास्क जाएंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है टिमी पर। वो चक से बोलता है, मैं बिली बैट के कैरेक्टर को चेंज करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके बिली बैट को वापस ला सकता हूँ? इस टाइम दुनिया को उसी क्यूट एंड होपफुल बिली की जरूरत है। एंड ये सुन के चक की आंख में आंसू आते हैं। एंड फिर यहीं हमें रिवील होता है कि 11 साल पहले 1990 में टिमी केविन से मिलने से पहले फेक चक चकलिन से मिलने गया था। जी हाँ, और यहीं हमें ये भी रिवील होता है कि लास्ट पार्ट में जब फेक चक गुस्से में गाड़ी से जा रहा था, तब उसके सामने नेओमी आ गई थी, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था और उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। तो वो बच्चा कोई और नहीं, टिमी सनादा ही है। जी हाँ, टिमी फेक चक का बेटा है। जब टिमी की मॉम अपने डेथ बेड पर थी, तब उन्होंने टिमी को फेक चक से मिलने के लिए बोला था कि वो तुम्हारे फादर हैं, एक बार जाके उनसे मिलो। एंड इसीलिए वो चला जाता है। वो बोलता है, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और वो मरने वाली है, लेकिन मैं बिना पैसे के उनकी बॉडी को हॉस्पिटल से भी वापस नहीं ला सकता हूँ। मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो तुम इस इंसान से जाके मिलना। एंड फिर वो उसे अपनी ड्रॉ की हुई बिली बैट की ड्राइंग्स दिखाता है, जो देख के चक काफी इम्प्रेस होता है। एंड फिर वो उससे और भी अलग अलग तरह की ड्राइंग्स ड्रॉ करने के लिए बोलता है और टिमी ड्रॉ करता जाता है। यहाँ उसकी इतनी अच्छी ड्राइंग्स देख के चक बिल्कुल चौंक जाता है। वो टिमी से पूछता है कि क्या तुम उस बैट को देख सकते हो, बट वो नहीं देख सकता है। तो उसे समझ नहीं आता है कि चक क्या पूछ रहा है। फिर वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उस बैट को देख सकते हो या फिर नहीं, बस तुम्हें कुछ प्रेडिक्शंस करने हैं जो कि तुम इजीली न्यूज़पेपर्स वगैरह से देख के कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि अब तुम बिली बैट को अपने हाथों में ले लो, अब तुम उसे संभालो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरी ये लेगेसी, मेरे मास्टर की ये लेगेसी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ वो हिटलर की ही बात कर रहा है, क्योंकि उसी ने फेक चक को इस बिजनेस में घुसने के लिए बोला था। फिर टिमी चक का हाथ पकड़ के बोलता है, फादर मैं आपकी लेगेसी को कंटिन्यू करूंगा। एंड फिर वहाँ से जाने के बाद टिमी केविन से जाके मिलता है, जहाँ वो उसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए बोलता है। और फिर उसके कहने पर वो फाइनली 11 साल बाद उसका ऑफिशियल राइटर बन जाता है। जहाँ फेक चक ने जैसा बताया था कि फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, एंड उसने वैसा ही किया। उसने 9/11 का अटैक प्रेडिक्ट कर लिया। एंड अब पूरी दुनिया में उसका नाम होने लगा है कि टिमी सनादा एक प्रॉफिट है, वो एक भगवान है जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति है। एंड अब ऐसे ही वो और भी इंसिडेंट्स प्रेडिक्ट करता है, जिससे पूरी दुनिया में उसका नाम फैलने लगता है। और ऐसे अब 14 साल और बीत जाते हैं। हम ईयर 2001 से 2015 में आ जाते हैं, जहां अब टिमी सनादा का नाम केविन यामागाता, केविन गुडमन और यहाँ तक कि फेक चक चकलिन से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो उसने सच में फेक चक की लेगेसी को कंटिन्यू रखा, जहां अब वो चक चकलिन एंटरप्राइज का सीईओ बन चुका है और ऑड्रे प्रेसिडेंट है। लेकिन अब और नहीं, टिमी सीईओ बनने के बाद उसे निकाल देता है। वो ऑड्रे को केवल बिली बैट कॉमिक पेपर पर पब्लिश करने के राइट्स देता है, जो कि इस जमाने में अब बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि अब सारी कॉमिक्स डिजिटलाइज हो चुकी हैं। सब लोग उन्हें अपने फोन या लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वो ऑड्रे को उसके पेपर पब्लिकेशन के राइट्स दे देता है, क्योंकि इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये देख के ऑड्रे काफी गुस्सा होती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है टर्की के रेफ्यूजी कैंप पर, जहाँ केविन गुडमैन अपने मास्टर केविन यामागाता की तलाश कर रहा है, ताकि वो उसे रास्ता दिखा सके। तो लास्ट टाइम यानी कि 14 साल पहले हमने देखा था कि जैकी ने केविन को बताया था कि यामागाता ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो स्पेन के बास्क रीजन साथ जाएंगे। तो इसीलिए केविन, जैकी, उसकी बेटी और यामासिता के साथ यामागाता को ढूंढने बास्क गया था, लेकिन उसे यामागाता कहीं नहीं मिले। बट वहाँ उसे स्मिथ का एक लेटर मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा काम था तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हें सरवाइव करना सिखाना, लेकिन अब मैं कुछ ही टाइम में इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा और केविन यामागाता का मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मिलने से ही उस बैट की मिस्ट्री सॉल्व होगी, तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी। तो प्लीज तुम जिंदा रहना, केविन यामागाता को ढूंढ के उनसे जरूर मिलना। एंड ये पढ़ के केविन रोने लगता है
और वो तब से इन 14 साल से अपने मास्टर यामागाता को ढूंढ रहा है। वो फाइनली अब टर्की पहुंच चुका है जहां बिली बैट का एक कल्ट है। तो उसे लगता है कि केविन यामागाता उसे यहीं मिलेंगे। यहाँ वो बच्चों को जमीन पे बिली बैट ड्रॉ करके उसकी कहानियां सुना रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं। फिर वो अपनी तलाश जारी रखता है। यहाँ उसका ड्राइवर उससे पूछता है कि अगर आप अपने मास्टर से मिल गए तो आप उनसे क्या पूछोगे। तो केविन बोलता है, मुझे उनसे जो कुछ भी पूछना है उन सब का जवाब उनकी ड्रॉ की हुई मांगास में छुपा हुआ है। तो मेरी उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बस उन्हें अपनी आंखों से बिली बैट ड्रॉ करता हुआ देखना चाहता हूँ। एंड इसी का साथ सीन शिफ्ट होता है टिमी पर, जहाँ वो एक हॉस्पिटल में मोरहाउस से मिलने आया हुआ है। जी हाँ, यहाँ हमें पता लगता है कि 14 साल पहले केविन यामागाता को ढूंढने मोरहाउस भी स्पेन गया था, जहाँ वो एक्जेवियर गुफा में भी गया था। बट तभी अचानक से उसे भी वो बैट दिखने लगा। उसने उन्हें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी टाइम में होने वाले इंसिडेंट एक साथ दिखा दिए थे, जिसे देख के वो सब बिल्कुल चौंक गए थे। एंड फिर अचानक से वो केव उन पर गिर जाती है और तब से ही मोरहाउस बेड रिडन है। यहाँ मोरहाउस टिमी को देख के चौंक जाता है। वो बोलता है, तुम उस बैट से क्या चाहते हो। तो टिमी बोलता है, मुझे उस बैट से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही असली बैट है और वो मेरा बिली है। वो मेरी कॉमिक्स के पन्नों में है। तो मुझे तुम्हारे जैसे लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए जो एंशिएंट स्क्रॉल जैसी चीजों की बात करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फेक चक का इन्फ्लुएंस टिमी पर पूरी तरह से आ चुका है। वो भी इस दुनिया से हर दूसरे बिली बैट को खत्म करना चाहता है ताकि सिर्फ उसका बिली रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से टर्की रेफ्यूजी कैंप पे, जहाँ वो बच्चे केविन को बिली बैट ड्रॉ करता हुआ देख के काफी खुश हो रहे हैं। एंड उसके जाने के बाद वो भी दीवार पे बिली बैट ड्रॉ करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ ट्रूप्स आ जाते हैं। वो जोर से चिल्ला के उन बच्चों से पूछता है कि यह किसने ड्रॉ किया है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ उस बैट को ड्रॉ करना मना है, क्योंकि अभी यूरोप और अमेरिका के बीच वॉर चल रही है। एंड क्योंकि बिली बैट अमेरिका में पब्लिश होती है तो उन्हें लगता है कि ये अमेरिका की ही चाल है। बट ये बैट सिर्फ एक होप का सिंबल है। तो वो बच्चा जोर से रोने लगता है। बट तभी वहाँ एक बुढ़ा आदमी आता है। वो बोलता है, ये बैट मैंने ड्रॉ किया है और ये कोई और नहीं, केविन यामागाता है। जी हाँ, अब वो बहुत बुढ़े हो चुके हैं। वो बिली बैट की कहानियां ड्रॉ करके इस वॉर के रेफ्यूजीज को एक होप का सिंबल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो लोग सरवाइव कर सकें। एंड यहाँ उसका एक कल्ट बन चुका है जहाँ सब लोग आंख बंद करके यामागाता को फॉलो करते हैं। तो केविन को देखते ही वो सब उसे मारने लगते हैं। बट यहाँ भी केविन नहीं रुकता है। वो जमीन पर फिर से बिली ड्रॉ करने लगता है। तो यहाँ वो ट्रूप्स यामागाता के दोनों हाथ काट देते हैं ताकि वो ड्रॉ ही ना कर पाए। और फिर थोड़े टाइम के बाद ये खबर गुडमैन तक पहुंच जाती है कि केविन यामागाता के साथ ये सब हुआ है। केविन उन बच्चों से पूछता है, क्या वो सच में केविन यामागाता थे। तो वो बच्चे बोलते हैं हाँ। वो बताते हैं कि वो रेबल्स उनका हाथ काट के उन्हें अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे बचाने के लिए ये सब किया। मेरी वजह से उनकी जान चली जाएगी। और इतना बोल के वो बच्चा रोने लगता है। बट तभी केविन उसे गले लगा लेता है एंड वो जमीन पे फिर से बिली को ड्रॉ करने लगता है। वो बोलता है, आज फिर से बिली बैट का एक नया एडवेंचर शुरू होगा। एंड ऐसे वो फिर से उन्हें बिली की कहानियां सुनाने लगता है ताकि वो यामागाता की लेगेसी को कंटिन्यू रख सके। वो उन बच्चों को गले लगा के रोने लगता है। वो बोलता है, वो ओल्ड मैन मेरे मास्टर हैं, मेरे मेंटोर हैं। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है ऑड्रे पर। तो यहाँ वो बिली बैट के पेपर पब्लिकेशन के राइट्स लेके अलग अलग कंपनीज में भटक रही है कि कोई उन्हें पब्लिश करने लगे। बट कोई भी चक चकलिन एंटरप्राइज से कम्पीट नहीं करना चाहता है, क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है एंड इससे उनकी कंपनी खतरे में पड़ सकती है। तो वो एक छोटी फर्म में जाती है जहाँ वो उन्हें बिली बैट पब्लिश करने के लिए मना लेती है। वो बोलती है, हम केविन यामागाता और केविन गुडमैन की बिली बैट को रीपब्लिश करेंगे ताकि लोगों को उनकी ग्रेटनेस याद आए और ये भी कि चक चकलिन और टिमी सनादा की बिली बैट फेक है। तो वह यामागाता और गुडमैन की ड्रॉ की हुई पुरानी कॉमिक्स को ही रीपब्लिश करने लगते हैं और कुछ लोग उन्हें पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। एंड अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। केविन की मॉम की भी एज ज्यादा होने की वजह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो भी उसके फादर की तरह ही बेड रिडन है। तो केविन अपने फादर और मदर से मिलने गया हुआ है। वो उनसे खूब बातें करता है और हमें पता ही है कि उसके फादर केविन के बिली बैट की कॉमिक के कितने बड़े फैन थे।
वो बोलते हैं केविन तुम्हारी बिली बैट भी केविन यामागाता जितनी ही अच्छी है। मैं यामागाता की बिली बैट का कंटिन्यूएशन पढ़ना चाहता हूँ। एंड फिर इसके बाद केविन वहाँ से निकल जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है जैकी की बेटी मैगी पर। वो अपनी क्लास में होती है जहाँ उनके प्रोफेसर उन्हें डायरेक्टर अकेची की फिल्मोग्राफी पढ़ा रहे हैं कि कैसे उन्होंने मून लैंडिंग को फिल्म किया था। तो उसमें मैगी का इंटरेस्ट जाग जाता है एंड वो डायरेक्टर अकेची से मिलने उनके स्टूडियो पहुंच जाती है, जहां अकेची उसके एंथुसियाज्म को देख के उसे अपनी न्यू फिल्म का पायलट एपिसोड दिखाता है जो मैगी को कुछ ज्यादा सही नहीं लगता है। तो अकेची मैगी को अपना असिस्टेंट रख लेता है ताकि वो उसे फिल्म कर सके जब वो अपनी फिल्म करेगा, यानी कि बिहाइंड द सीन्स की तरह, और फिर इसे एज ए डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेगा। तो मैगी मान जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है केविन पर। वो चक के साथ होता है जहाँ चक टिमी की ड्रॉ की हुई बिली बैट पढ़ रहा है। वो बोलता है अब ये बिली बैट सिर्फ वॉर के बारे में है, मुझे ये वॉर से रिलेटेड कॉमिक नहीं पसंद है। कॉमिक्स का काम है लोगों को चीयर अप करना, उनके चेहरे पर खुशी लाना, ना कि उनको और दुखी करना। काश मैंने टिमी को कभी इंचार्ज बनाया ही नहीं होता। तो केविन बोलता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसे सबसे पहले मैं ही लेके आया था। आगे वो बोलता है यामागाता सेंसे का बिली बैट सबसे अलग था, वो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था। अगर यामागाता सेंसे यहाँ होते तो वो क्या सोचते। तो चक बोलता है वो बस यही कहते कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो तुम बस इस दुनिया को देखो और बस ड्रॉ करते जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चक चकलिन एंटरप्राइज पर, जहां टिमी ने भी बहुत सारे हिटमैन हायर कर लिए हैं ताकि वो हर एक बिली बैट ड्रॉ करने वाले को इस दुनिया से मिटा सके। वो उन सबको बोलता है अगर कोई भी बिली बैट को ड्रॉ करने की कोशिश भी करता है तो उसे खत्म कर दो। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि अब टिमी को बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है। वो जरा सी बात पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो जहाँ भी जाता है तो उसे यही सुनाई देता है कि केविन यामागाता और केविन गुडमैन का बिली बैट कितना बढ़िया था। एंड ये सुन के वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और अब उसका बिली बैट ड्रॉ करने का भी मन नहीं करता है क्योंकि उसने अपने इंटरेस्ट से कभी बिली को ड्रॉ ही नहीं किया था। उसका इंटरेस्ट ड्राइंग करना तो था लेकिन उसने फेक चक के कहने पर बिली बैट ड्रॉ करना शुरू किया था। तो फिर वो एक पेन और पेपर लेता है और उस पे एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता है, बट अब वो एक सर्कल भी सही से नहीं ड्रॉ कर पा रहा है। इसके बाद हम वापस से मैगी को देखते हैं। वो अपनी मॉम को मना रही है कि वो उसे डायरेक्टर अकेची के साथ तिब्बत जाने दें जहां वो उनकी डॉक्यूमेंट्री शूट कर सके। तो जैकी मान जाती है एंड फिर मैगी अपना सामान लेके निकल जाती है, बट तभी उसे बिली की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है मैगी ब्लैक बैट रिलीजन के फाउंडर को मार दो, बट यहाँ मैगी को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो फिर से बोलता है हे बान फू रिलीजन के फाउंडर को ढूंढ के उसे जान से मार दो। एंड ये सुन के मैगी बिल्कुल चौंक जाती है। अब उसे अपनी मॉम पर यकीन होने लगता है कि वो इस बैट के बारे में सच बोल रही थी। वो बोलता है ये दुनिया खतरे में है, मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ से मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि उस रिलीजन का फाउंडर कौन है, बट अगर वो कोई फेक है तो तुम्हें उसे मारना होगा। तो मैगी बोलती है मैं किसी को भी नहीं मार सकती हूँ। तो बिली बोलता है फिर केविन गुडमैन को यहाँ लाओ, वो एक बार में बता देगा कि वो लीडर फेक है या फिर नहीं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है केविन पर। वो एक डाइनर में बैठा हुआ है। वो वहाँ बैठे बैठे बहुत सारी ड्राइंग्स ड्रॉ कर चुका है और तभी वहाँ ऑर्डर आ जाती है। वो बोलती है आखिर तुम ये फालतू में क्यों ड्रॉ कर रहे हो, कुछ नए बिली बैट के चैप्टर्स ही ड्रॉ कर दो, मैं कब तक वही पुराने इश्यूज पब्लिश करती रहूंगी। तो केविन बोलता है अगर मैं आगे की स्टोरी ड्रॉ कर पाता तो मैंने कब का ड्रॉ कर दिया होता। तो हम देख सकते हैं कि जब से बिली ने उससे बात करना बंद किया है तब से केविन ने भी ड्रॉ करना बंद कर दिया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे क्या ड्रॉ करना चाहिए। वो 9/11 के अटैक से अभी तक उभर नहीं पाया है क्योंकि वो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो वो बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उसे जैकी का कॉल आता है। वो बोलती है कि अब मेरी बेटी को भी उस बैट की आवाज सुनाई देने लगी है, वो बैट तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द तिब्बत जाना होगा जहां ब्लैक बैट रिलीजन ने एक जायंट बैट का जियोग्लिफ ड्रॉ किया है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है तिब्बत में जहां मैगी आकेची के साथ पहुंच चुकी है। यहाँ आकेची अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढने आया है एंड मैगी ने वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म करना शुरू कर दिया है और अब वहाँ केविन भी पहुँच गया है। वो मैगी से मिलता है
एंड फिर उनके ही साथ जाने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द इस ब्लैक बैट रिलीजन के फाउंडर को ढूंढ सके और देख सकें कि आखिर वो कौन है। और वहीं दूसरी तरफ अब टिमी को भी इस बिली बैट रिलीजन के बारे में पता चल गया है, और क्योंकि वो लोग भी बिली ड्रॉ करते हैं तो इसीलिए अब टिमी भी उन्हें खत्म करने के लिए निकल चुका है। यहाँ ढूंढते ढूंढते केविन को वो जायंट बिली बैट का जियोग्लिफ मिल जाता है। वो लोग उनके लीडर से मिलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके सोल्जर उन्हें रोक देते हैं। वो बोलता है ऐसे कोई भी उनसे नहीं मिल सकता है, पहले एक अच्छा बिली बैट ड्रॉ करो तब उनसे मिलने दिया जाएगा। तो यहाँ केविन अपनी कलाकारी दिखाता है। वो एक बहुत ही बढ़िया बिली ड्रॉ करता है एंड उन्हें एंट्री मिल जाती है। वो उस लीडर से मिलने उस केव में चले जाते हैं, जहाँ उस केव में चारों तरफ बिली बैट ड्रॉ किया हुआ है, और वहाँ उन्हें कोई और नहीं यामासिता मिलता है। जी हाँ, वो सब उसे देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं एंड फिर यामासिता उन्हें अपने मास्टर से मिलवाता है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस ब्लैक बैट रिलीजन का फाउंडर कौन है। जी हाँ, केविन यामागाता। तो फाइनली केविन गुडमैन यामागाता के सामने खड़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि यामागाता अपने दोनों हाथ कटने के बाद भी रुके नहीं हैं। वो बस ड्रॉ किए जा रहे हैं। वो अपने मुंह से पेन पकड़ के ड्रॉ कर रहे हैं। उन्हें देखते ही केविन की आंख से आंसू आने लगते हैं। वो बोलता है मास्टर आप जिंदा हो, एंड वो उन्हें गले लगा के जोर जोर से रोने लगता है। केविन बोलता है आप इतने टाइम से इतनी बुरी हालत में थे। तो यामागाता बोलते हैं मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, अभी सबसे ग्रेटेस्ट चीज जो मेरे पास है वो है ड्रॉ करना। मैंने इतने साल बस अपनी ड्राइंग्स को परफेक्ट करने में बिताए और इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। और उन्हें एक दूसरे से ऐसे बात करता हुआ देख के यामासिता और मैगी भी रोने लगते हैं। मैगी बैट से बोलती है क्या तुम देख पा रहे हो ये कोई फ्रॉड नहीं है, यही असली केविन यामागाता है। तो केविन उनसे पूछता है आप भी बिली को देख सकते हो ना। तो यामागाता पूछते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं भी उसे देख सकता हूँ। तो केविन बोलता है क्योंकि आपका बिली बैट बहुत ही इनक्रेडिबल है। तो यामागाता बोलते हैं बिली को देखना सिर्फ देखने जैसा है, फिर चाहे तुम उसे देखो या नहीं वो एग्जिस्ट करता रहेगा। और तुम्हें तो पता होना चाहिए कि बिली कहीं और नहीं तुम्हारे दिल में है। आगे वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ड्रॉ करने की इच्छा है तो मेरी किसी भी स्टोरी का कंटिन्यूएशन ड्रॉ करो, बस मेरी एक कंडीशन है कि तुम कभी भी रुकना मत, बस ड्रॉ करते जाओ। तो ये सुन के केविन भी पेन लेके वहीं ड्रॉ करना शुरू कर देता है। यामागाता केविन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस बैट ने स्टोरीज बताई और फिर तुमने उन्हें ड्रॉ किया। तो यही सवाल केविन उनसे पूछता है। वो बोलता है आपने बचपन में मेरी जान बचाई थी, उसी टाइम जब कैनेडी असासिनेशन हुआ था। अगर आप वहाँ नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। क्या आपको उस बैट ने लीड किया था। तो यामागाता बोलते हैं कि मैंने अपनी किसी कॉमिक में वैसे ही एक असासिनेशन की स्टोरी ड्रॉ कर रखी थी, तो उसी का इंस्पिरेशन लेने के लिए मैं डेलस गया था और वहाँ प्रेसिडेंट का असासिनेशन हो गया। तो यह सुन के केविन बोलता है तो इसका मतलब कि आपको उस बैट ने वहाँ लीड नहीं किया था। तो यामागाता बोलते हैं मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा कह सकता हूँ या फिर नहीं। एंड फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है केव के बाहर, जहाँ अब टिमी के आदमी वहाँ आने वाले हैं। यामासिता भागता हुआ आता है। वो बोलता है हमें यहाँ से जाना होगा। एंड फिर वो यामागाता को उठा के केव के पीछे की तरफ से भागने लगता है और वो केविन को भी यहाँ से निकलने के लिए बोल देता है। एंड वो सब जैसे तैसे वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। यहाँ यामागाता केविन से बोलते हैं केविन अब समय आ चुका है, तुम बास्क जाओ और अगले सुपर मून वाले दिन तुम असली बिली से मिलोगे। तो केविन बोलता है आप भी मेरे साथ चलो। तो यामागाता बोलते हैं मैं ऑलरेडी उससे मिल चुका हूँ। एंड फिर यामासिता उन्हें लेके चला जाता है और अब एक और साल बीत जाता है। हम ईयर 2018 में आ चुके हैं, जहाँ फाइनली केविन आकेची, जैकी और उसकी बेटी मैगी के साथ बास्क पहुँच चुका है और आज ही वो सुपर मून होने वाला है। यहाँ केविन हेनरी और स्मिथ का स्केच भी लेके आया हुआ है और जैकी भी अपने फादर और ली हार्वी ऑसवाल्ड की फोटो लाई है, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो वो लोग भी यहाँ जरूर आना चाहते, वो लोग भी जरूर
जरूर असली बैट को देखना चाहते हैं। तो वो सब वहाँ की केव्स में ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी केविन उस केव के एक गड्ढे में गिर के उन सब से अलग हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने ये स्टोरी ड्रॉ कर रखी थी। तो वो आगे बढ़ने लगता है एंड तभी उसे ऊपर के एक होल से मूनलाइट आती हुई दिखती है जिसमें वो बैट सिंबल बनने लगता है एंड तभी वहाँ वो बैट प्रकट होता है। बिली बोलता है तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए ना? तो केविन बोलता है हाँ। तो बिली पूछता है बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो केविन बोलता है मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड ये सुनते ही बिली जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है तुम ये क्या पूछ रहे हो, तुम सब एक जैसे ही हो, तुम सब बेवकूफ हो। एंड ऐसे वो उसे बुरा भला बोलने लगता है कि तुम सब के सब बिल्कुल पागल हो। और तभी केविन देखता है कि वहाँ एक और बिली आ जाता है। वो उसे देख के बिल्कुल चौंक जाता है। वो दोनों बिली एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि तू एक डेविल है। तो केविन बोलता है तुम ही ब्लैक और व्हाइट हो ना? लेकिन यहाँ केविन को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ब्लैक है और कौन सा व्हाइट, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को डेविल बोल रहे हैं और वो इन्हें देख के कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक और बिली आ जाता है और यह देख के उसे हमारी ही तरह यकीन नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमने भी सिर्फ दो ही बैट के बारे में सुना था, ब्लैक एंड व्हाइट। केविन बोलता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, ये तीन कैसे हैं? तो बिली बोलता है ओरिजिनली हम तीनों एक ही थे। और यह सुन के केविन और कंफ्यूज हो जाता है। बिली बताता है मैं ये तुमसे कब से बोल रहा हूँ कि हम एक ही हैं, बस हम इस अर्थ की कंडीशन से अलग अलग हो गए हैं। फिर थर्ड बैट बोलता है तो जैसा कि तुम इन दोनों को देख ही सकते हो, ये हमेशा लड़ते ही रहते हैं जिसका इन्हें कभी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इन्हीं को तुम लोग ब्लैक और व्हाइट बैट कहते हो। तो केविन पूछता है तो आखिर तुम कौन हो? तो वो बोलता है बहुत पहले जब अर्थ से एक मीटियोर टकराया था तभी हमारे तीन हिस्से हो गए थे और मैं चांद पर चला गया था। मैं तुम सबको वहाँ से देख रहा था। तो कुरुसु को जो बिली चांद पर मिला था वो ये थर्ड वाला ही था और बाकी दोनों अर्थ पे थे। फिर वो बताता है कि तुम ह्यूमंस में से ही एक आदमी मुझे विजिट करने चांद पर आया था। और यह सुनते ही केविन समझ जाता है कि वो कुरुसु था। वो बोलता है क्या वो सच में चांद पे चला गया था? उसके साथ क्या हुआ? तो बिली बोलता है उसने मुझसे एक विश मांगी थी, वो सब कुछ फिक्स करना चाहता था। तो केविन पूछता है उसकी विश क्या थी? तो बिली बोलता है उसकी विश जो भी थी अगर वो फुलफिल हो जाती तो यह अर्थ खत्म हो जाती, क्योंकि अब कोई पैरेलल अर्थ नहीं बची है। तो केविन बोलता है यही स्टोरी तो मैंने ड्रॉ करी थी। तो बिली बताता है हाँ ये वही सेम स्टोरी है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता है, अब बस तुम आगे बढ़ सकते हो। और ये बोलते हुए वो तीनों बिली एक हो जाते हैं। आगे वो बोलता है तुम्हारे एंसेस्टर्स भी बार बार यही पूछते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम बचा है, जाओ और जाके ड्रॉ करो। एंड इतना बोल के बिली वहाँ से चला जाता है। फिर केविन भी वहाँ से बाहर निकल के जैकी और बाकी सबसे मिलता है। वो लोग केविन को ढूंढ के काफी परेशान हो गए थे। यहाँ मैगी उससे पूछती है क्या तुम्हें वो असली बैट दिखा? तो यहाँ केविन कुछ भी नहीं बोलता है। तो मैगी पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए? तो केविन बोलता है अब बस ड्रॉ करो। एंड फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। केविन गुडमैन को एक गोल मिल चुका है, जब तक उसके शरीर में जान रहेगी तब तक वो बस ड्रॉ करता रहेगा। तो यहाँ जब तक हमें केविन की यह बास्क रीजन की स्टोरी दिखाई जा रही थी, तब तक वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में टिमी की स्टोरी पैरेलली चल रही थी। हम यहाँ एक न्यू कैरेक्टर मोनिका मोरा को देखते हैं। वो एक लॉयर है एंड वो केविन के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ती थी। तो क्योंकि टिमी ने चक चकलिन एंटरप्राइज को और भी कई बिजनेसेस में लगा रखा है, जैसे कि बिली बैट गैस एंड बिली बैट इलेक्ट्रिसिटी, तो उन कंपनीज की वजह से एयर, सॉइल और वाटर सब कुछ बहुत खराब होता जा रहा है, पूरा एनवायरनमेंट बेकार होता जा रहा है। एंड इसीलिए मोनिका टिमी से मिलने जाती है ताकि वो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सके, वरना उसे उन पर केस फाइल करना होगा। तो मोनिका उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि उसकी कंपनीज की वजह से कितना एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। बट एज ऑब्वियस वो कुछ भी नहीं करता है, वो बहुत ही ज्यादा घमंड दिखाता है। वो बोलता है मेरी चक चकलिन एंटरप्राइज अगर यह दुनिया खत्म भी हो गई है तब भी लोग मेरी बिली बैट को पसंद करेंगे, मैं एक प्रॉफिट हूँ। तो मोनिका बोलती है अब मुझसे सुपर मून का वेट नहीं हो रहा है, उस दिन मैं बिली बैट को देख पाऊंगी, लेकिन तुम कभी भी नहीं।
क्योंकि तुम एक फ्रॉड हो जो बिली को देखने का प्रिटेंड कर रहा है। मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जो बिली से मिल भी चुका है। केविन गुडमैन, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक डिसेंट बिली बैट ड्रॉ करो। और इतना बोल के मोनिका वहाँ से निकल जाती है। बट टिमी इतना कहाँ सुनने वाला था, वो तुरंत अपनी सिक्योरिटी को कॉल करता है। वो बोलता है ये औरत यहाँ से जिंदा वापस नहीं जानी चाहिए। तो दो लोग मोनिका की कार का पीछा करने लगते हैं। फिर मोनिका एक जगह उतर के जाने लगती है जहाँ लोगों ने बिली बैट कॉमिक खरीदने के लिए लाइन लगा रखी है। तो वो उसे कार से ठोकने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ ऑड्रे अपनी कार लेके आ जाती है। वो बोलती है क्या तुम हमारे कस्टमर्स को मारना चाहते हो, एंड आगे और लोगों को उन पर शक ना हो, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ऑड्रे मोनिका से पूछती है क्या तुम केविन यामागाता की नई कॉमिक फूजी पुंतारो लेने आई हो। तो वो बोलती है हाँ। तो ऑड्रे बोलती है मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे रियल चक के पास ले जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब वो बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं। ऑड्रे मोनिका को बताती है ये है रियल चक चकलिन जिन्होंने 50s और 60s में बिली बैट ड्रॉ किया था। अभी फूजी पुंतारो की मैन्युस्क्रिप्ट्स केविन यामागाता किसी रिमोट एरिया से सेंड कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके कॉन्ट्रैक्ट एंड रॉयल्टी को हैंडल करो। अब वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि फिर से कोई केविन की बिली बैट को अपना ना बना पाए, जैसा कि पहले फेक चक ने किया था। आगे वो बोलती है लेकिन उससे पहले चक चकलिन को केविन यामागाता से मिलना है, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो क्या तुम उनका एड्रेस ढूंढ सकती हो। एंड मोनिका तुरंत काम पर लग जाती है। वो टेक्सास में किसी से कांटेक्ट करके केवल आधे घंटे में उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। वो तुरंत उसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट करती है। एंड वहाँ हम यामासिता को देखते हैं जो केविन से बात करवाता है। यामागाता को देखते ही चक रोने लगता है। वो बोलता है केविन मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बिली बैट चुराई। यहाँ चक अभी तक उसी गिल्ट में है। यामागाता बोलते हैं कोई बात नहीं चक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हम सबकी एक ड्यूटी है और तुमने अपनी ड्यूटी फुलफिल की। मैंने केविन गुडमैन की जान बचाई और तुमने उससे बिली बैट ड्रॉ करवाया। अब केविन गुडमैन का बिली बैट हम सबको सरपास कर चुका है। तो चक बोलता है हाँ, केविन बहुत ही इनक्रेडिबल है। आगे यामागाता बोलते हैं अब केविन गुडमैन एक नई सबसे ग्रेटेस्ट बिली बैट ड्रॉ करने वाला है, तो मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। अपना पेन उठाओ और ड्रॉ करना शुरू करो, वैसे ही जैसे पहले हम दोनों साइड बाय साइड बैठ के ड्रॉ किया करते थे। बिली बैट के रीडर्स उसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और ये सब सुन के चक अपना हाथ उठाने लगता है। उसे अपने सबसे ज्यादा खुशी के पल याद आने लगते हैं जब वो यामागाता के बगल में बैठ के बिली बैट ड्रॉ करता था। और इसी के साथ चक चकलिन की डेथ हो जाती है। और ये सब देख के ऑड्रे भी रोने लगती है। फिर वह मोनिका से बोलती है केविन यामागाता के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हमें उनका ट्रस्ट जीतना होगा। क्या पता जाते जाते वो फूजी पुंतारो के राइट्स हमें दे दें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑड्रे एक ट्रू बिजनेस वुमन है। और जब तक यहाँ ये सब हो रहा है तब तक बास्क में केविन ने असली बिली बैट को देख लिया और उसका अब सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करना। तो अब वो ड्रॉ करने लगा है और उसे ड्रॉ करते करते अब 15 साल बीत जाते हैं। अब हम ईयर 2017 से 2032 में आ चुके हैं, जहां चाइना और जापान के बीच वॉर चल रही है एक छोटे से पैसिफिक आइलैंड को लेकर। एंड इस वॉर की वजह से हर कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट हो रहा है और इसमें टिमी का भी हाथ है। यहाँ हम टिमी को देखते हैं, वो किसी से मिलने जा रहा है और वो कोई और नहीं केविन गुडमैन है। वो एक छोटे से टाउन में एक छोटे से घर में रहता है जहाँ आसपास कोई भी नहीं है। टिमी का बॉडीगार्ड गेट खोल के उसे अंदर ले जाता है, जहाँ वो देखता है कि केविन गुडमैन अभी भी बिली बैट ड्रॉ कर रहा है। टिमी बोलता है तुम तो अभी भी पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो, पेपर को पब्लिश कर रहे हो, तुम बिल्कुल एक केवमैन हो जो खुद ही अपनी कॉमिक को खत्म करने में लगा हुआ है। आगे वो बोलता है मैं तुम्हारा एक नया इशू पढ़ना चाहूंगा। एंड फिर वो उसे खरीदने के पैसे देता है। बट तभी वहाँ मोनिका आ जाती है। जी हाँ, केविन गुडमैन ने मोनिका से शादी कर ली है। केविन टिमी से पूछता है आजकल तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कॉमिक्स ड्रॉ कर रहे हो। तो टिमी बोलता है चक चकलिन एंटरप्राइजेस इस वर्ल्ड के 80% कंपनीज को ओन करती है, तो अगर वॉर भी हुई तो मुझे और बिली लैंड के प्रीमियम मेंबरशिप वालों को कुछ भी नहीं होगा। एंड ऐसे वो अपने कंपनी के बारे में बताने लगता है। तो केविन फिर से पूछता है मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी कंपनी कैसी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अभी भी कॉमिक्स ड्रॉ कर रहे हो।
मेरे मास्टर केविन यामागाता ने अपनी आखिरी सांस तक कॉमिक ड्रॉ की थी। जब उनके दोनों हाथ कट गए थे तब भी वो ड्रॉ कर रहे थे और उन्होंने फाइनली अपनी फूजी पुंतारो सीरीज कंप्लीट की। तो मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तुमने ड्रॉ करना बंद क्यों किया? तो टिमी बोलता है, क्योंकि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी चेयर से उठ भी नहीं सकता हूँ। जब बच्चे बिली लैंड आते हैं तब उन्हें नए कैरेक्टर्स देखने होते हैं, नई राइड्स देखनी होती है। अब कोई भी कॉमिक्स पढ़ना नहीं चाहता है, बिली बैट का टाइम अब जा चुका है। तो केविन बोलता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तुम ड्रॉ ही नहीं करते हो। वहीं बगल की टेबल पे एक पेन और पेपर है, उसे उठाओ और ड्रॉ करना शुरू करो। जैसा कि हमने सालों पहले दीवार पे ग्राफिटीज ड्रॉ की थी, वो कितने अच्छे दिन थे। एंड ये सुन के टिमी की यादें ताजा होने लगती हैं। वो पेपर और पेन उठा के ड्रॉ करने लगता है। वो थोड़ी देर तक ड्रॉ करने के बाद रुक जाता है। तो केविन बोलता है, मुझे दिखाओ तुमने क्या ड्रॉ किया है। तो वो उसे दिखाता है एंड यहाँ उसने बिली को ही ड्रॉ किया है। जो देख के केविन बोलता है, तुमने बिल्कुल पहले जैसा ही ड्रॉ किया है, एकदम बढ़िया। एंड ये सुनते ही टिमी बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी बिली बैट कॉमिक लेने की वजह से वो उससे नाराज होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। केविन फिर से पूछता है, आखिर अब तुम ड्रॉ क्यों नहीं करते हो? बट यहाँ वो कुछ भी नहीं बोलता है। उसकी आंखें सारा जवाब दे देती हैं। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि इन सब में से कोई भी बिली बैट को देख सकता है। वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं बिली बैट को नहीं देख सकता हूँ, वो सिर्फ एक कॉमिक है। और इतना बोल के वो रोने लगता है। और इसी के साथ हमें एक बहुत ही लंबा टाइम स्किप देखने को मिलता है। हम ईयर 2032 से 2063 में आ चुके हैं, जहां वॉर की वजह से अब पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने को आ चुकी है। अब सिर्फ कुछ सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। यहाँ हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसकी पूरी प्लेटून वाइप आउट हो चुकी है एंड वो इकलौता सर्वाइवर है। तो वो दूसरी प्लेटून से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और केमिकल फैक्ट्रीज की वजह से एनवायरनमेंट इतना डैमेज हो चुका है कि समुद्र का सारा पानी सूख गया है, लोग प्यासे मर रहे हैं और ऑक्सीजन भी बहुत पॉइजनस हो गई है। लेकिन यहाँ की हवा अभी थोड़ी ठीक है। तो वो मास्क उतार देता है और पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगता है, बट उसे पानी कहीं नहीं मिलता है। वो एक जगह बैठ के अपनी वाइफ की फोटो निकालता है और उसे देख के रोने लगता है। फिर वो केविन गुडमैन की बिली बैट का फाइनल चैप्टर, जिसमें इस स्टोरी का दी एंड हुआ है, वो निकालता है एंड उसे पढ़ना शुरू कर देता है। और उसका एंड पढ़ के उसे मोटिवेशन मिलता है एंड फिर वो आगे बढ़ने लगता है। बट तभी उसे एक एनिमी सर्वाइवर दिखता है। तो वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं, अपनी बंदूक नीचे फेंक दो वरना मैं गोली चला दूंगा। बट तभी सोल्जर 1 देखता है कि उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ चुका है, बट ये सोल्जर 2 को नहीं पता है। वो दोनों एक दूसरे को वार्न करते हैं, बट कोई भी अपनी गन नहीं फेंकता है। वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो सोल्जर 2 नोटिस करता है कि सोल्जर 1 को प्यास लगी है। तो वो पूछता है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? आओ मेरे पास से ले लो। तो सोल्जर 1 चिल्ला के बोलता है, चुप हो जाओ। एंड यही सोल्जर 2 समझ जाता है कि वो एक लैंडमाइन पर चढ़ चुका है। वो बोलता है, तुम एक लैंडमाइन पर चढ़े हुए हो ना? और यह सुन के सोल्जर 1 पैनिक करने लगता है। बट यहाँ सोल्जर 2 बताता है कि मेरा पैर भी एक माइन पर है, हम दोनों चाह कर भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एंड फिर सोल्जर 2 अपनी गन नीचे करके पानी पीने लगता है। वो बोलता है, यहाँ बहुत गर्मी है। एंड वो अपनी शर्ट खोल देता है और हम देखते हैं कि उसने बिली बैट की मर्च पहनी हुई है। जो देख के सोल्जर 1 भी अपनी शर्ट उतार देता है एंड उसने भी बिली की टी शर्ट पहन रखी है, यानी कि वो दोनों ही बिली बैट के फैन हैं। इस वॉर से भरी दुनिया में उनकी एक ही होप है जो उन्हें सरवाइव करने का मोटिवेशन देती है, और वो है केविन गुडमैन की बिली बैट। तो यामागाता ने जो कहा था कि केविन सबसे ग्रेटेस्ट बिली बैट लिखेगा, वो अब पूरा हो चुका है। सोल्जर 2 बोलता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि मरने से पहले बिली बैट का लास्ट चैप्टर पढ़ पाऊंगा, बट अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो सोल्जर 1 बोलता है, मेरे पास वो लास्ट इशू है और मैं पढ़ चुका हूँ। तो सोल्जर 2 बोलता है, प्लीज मुझे पढ़ने दो। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक डेड बॉडी के पास से एक छोटा बच्चा उठता है। वो जैसे तैसे इस वॉर को सरवाइव कर रहा है। यहाँ उस बच्चे ने भी बिली बैट की टी शर्ट पहनी हुई है। वो बोलता है,
प्लीज मुझे वो बिली बैट पढ़ने दो। बट यहाँ वो दोनों सोल्जर्स उसे देख के पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि उस पूरे एरिया में लैंडमाइन बिछी हुई है, तो कहीं वो बच्चा किसी लैंडमाइन पर ना चढ़ जाए। वो तुरंत उसे रुकने के लिए बोलते हैं, बट वो बच्चा अभी इतना कमजोर हो रखा है कि वो वहीं बैठ जाता है। उस बच्चे को अभी तक सिर्फ एक ही चीज ने बचा रखा था, और वो था बिली बैट का लास्ट चैप्टर पढ़ने की इच्छा। ये देख के उन दोनों को भी यकीन नहीं होता है। फिर सोल्जर 2 अपना पानी उसके पास फेंक देता है, बट उसके अंदर इतनी भी जान नहीं है कि वो उठ के वो पानी की बोतल ले सके। तो सोल्जर 1 सोल्जर 2 से पूछता है, आखिर हमारी कंट्रीज आपस में क्यों लड़ रही हैं? तो वो बोलता है, मुझे नहीं पता। तो सोल्जर 1 बोलता है, अभी हम दोनों ने सेम यूनिफॉर्म पहन रखी है, इस मोमेंट पर हम दुश्मन नहीं हैं, हमें उस बच्चे को बचाना होगा। अगर ये लैंडमाइन जिस पे हम खड़े हैं वो पिछली सेंचुरी की है, तो इसके फटने के 50-50 चांस है। एंड यही हमें एक पास्ट की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जब केविन उस गुफा में रियल बिली से मिला था, जहाँ वो उन सबकी बेइज्जती कर रहा था कि तुम सब एकदम बेवकूफ हो। तो यहाँ केविन ने उसका जवाब दिया था, जो हमको तब नहीं दिखाया गया था। वो बोलता है, तुम हमें हेल्पलेस मानते हो, जो हमेशा तुमसे आगे क्या करना है ये पूछते रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पॉपुलर होते हैं और दूसरे जो नहीं होते हैं। एक जिन पे पैसा होता है और दूसरे जिन पे नहीं होता है। एक जो जीतता है, एक जो हारता है। बट यही तुम गलत हो। यहाँ एक और तरह का इंसान होता है जो सरवाइव करता है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो ऊपर उठता है। मेरी मॉम मुझसे यह हमेशा कहती थी कि मेरा एक सपना है, जब तक तुम उस सपने को सच नहीं करोगे तब तक वो सिर्फ एक सपना ही रहेगा। ये शब्द थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के, जो ब्लैक राइट्स के लिए खड़े हुए थे और उनका असासिनेशन हो गया। तो बिली पूछता है, तो तुम्हारा सपना क्या है? तो वो बोलता है, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि 2 दुश्मन एक दूसरे को माफ करके साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। मैं इन सभी फीलिंग्स को अपनी कॉमिक्स में उतारना चाहता था। और ये सुन के बिली बोलता है, इसी वजह से तुम पैदा हुए थे, इसीलिए सभी लोगों ने अपनी सारी स्ट्रेंथ तुम पर लगाई थी ताकि तुम सरवाइव कर सको। सभी ह्यूमंस का एक रोल था जो उन्होंने पूरा किया, और अब ड्रॉ करना तुम्हारा रोल है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कॉमिक ये दुनिया बदलेगी या नहीं, लेकिन अब जाओ और ड्रॉ करते रहो। एंड इसके बाद तो हमें पता ही है कि क्या हुआ। केविन अपनी आखिरी सांस तक ड्रॉ करता रहा और उसकी कॉमिक ने सच में दुनिया को बदल दिया। यहाँ सोल्जर 2 बोलता है, तो हम दोनों में से कौन उस बच्चे को बचाने जा रहा है? तो सोल्जर 1 बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ये लास्ट इशू पढ़ लिया है, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, तुम भी पढ़ लो। अब मुझे सिर्फ मेरी और मेरी वाइफ की फोटो की जरूरत है। एंड वो कॉमिक उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे पढ़ के उसकी आंखें भर आती हैं। सोल्जर 1 बोलता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम उस बच्चे को जरूर ये लास्ट इशू पढ़वाना। एंड फिर वो लैंडमाइन से पैर हटाने ही वाला होता है, तभी सोल्जर 2 उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है, जॉनी। एंड फिर वो सोल्जर 2 से उसका नाम पूछता है, तो वो बताता है, सरगे। जॉनी बोलता है, सरगे मेरा नाम मत भूलना, चलो अब फिर मिलेंगे। एंड वो लैंडमाइन से पैर हटा लेता है और थैंकफुली वो लैंडमाइन नहीं फटती है। जॉनी जाके सबसे पहले उस बच्चे को पानी पिलाता है। फिर सरगे वो लास्ट इशू अपने बैग में डाल के जॉनी की तरफ फेंक देता है। वो बोलता है, उस बच्चे को ये लास्ट इशू आराम से पढ़ने देना, क्योंकि यही एक चीज है जिसने उसे जिंदा रहने का मोटिवेशन दिया। अब जल्दी से इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि अब मुझसे और खड़ा नहीं रहा जा रहा है, अब मैं अपना पैर हिलाने वाला हूँ। तो जॉनी उस बच्चे को उठा लेता है। वो सरगे से बोलता है, सरगे तुम यहीं रुकना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बचाने वापस जरूर आऊंगा। एंड वो उस बच्चे को यहाँ से दूर एक सेफ जगह ले जाता है। वो उसे एक जगह बैठा देता है। वो बोलता है, ये लो, ये रहा बिली बैट का लास्ट इशू, तुम इसे पढ़ सकते हो, बस यहाँ से कहीं जाना मत, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। एंड फिर वो बच्चा बिली बैट का लास्ट चैप्टर पढ़ने लगता है। और वहीं जॉनी वहाँ से कुछ सामान लेके सरगे के पास चला जाता है। यहाँ सरगे को उसे वापस आता हुआ देख के यकीन नहीं होता है, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले ये दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे और अब वो एक दूसरे को बचा रहे हैं। जॉनी कुछ टूल्स लाया है जिससे वो लैंडमाइन को फटने से रोक सकता है, तो वो सक्सेसफुली सरगे को बचा लेता है। एंड फिर वो दोनों उस बच्चे के पास चले जाते हैं। उन्हें देखते ही वो बच्चा बहुत खुश होता है, उसने बिली बैट का लास्ट चैप्टर पढ़ लिया है। वो बोलता
बोलता है मेरा एक सपना है, अब से मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगा। जो सुन के जॉनी और सर्गे को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो वो बच्चा बोलता है ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो वो पूछते हैं कि इससे तुम्हारे सपने का क्या लेना देना है। तो वो बच्चा बोलता है इसमें लिखा है कि मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। तो ये सुन के वो दोनों हल्की सी स्माइल करने लगते हैं। वो बोलते हैं ये बहुत ही बड़ा सपना है। एंड फिर हमें बिली बैट का लास्ट चैप्टर दिखाया जाता है, जहां बिली और उसकी गर्लफ्रेंड मार्लोन को ढूंढ रहे हैं। अब मार्लोन वही कैरेक्टर है जिसे हमने शुरू में बिली बैट की स्टोरी में देखा था, जो केविन यामागाता की बिली बैट कॉमिक का मेन विलन था। यहाँ मार्लोन भी जॉनी की ही तरह एक बच्चे को बचाने के लिए माइन फील्ड में चला गया था और उसने सक्सेसफुली उस बच्चे को बचा लिया। मार्लोन बिली से बोलता है मुझे एक बॉक्स मिला था जिसमें लिखा था कि उस बच्चे को माइन फील्ड से बचाओ, वो बच्चा ही इस दुनिया को बचाएगा और ये सब करने के लिए उसे बहुत पढ़ना होगा। फिर वो मार्लोन और उस बच्चे को उठा के वहाँ से ले जाने लगते हैं। मार्लोन पूछता है क्या मेरी विश पूरी होगी? मैं जिसने न जाने कितने पाप किए हैं, क्या सच में मेरी विश पूरी होगी? तो बिली बोलता है हाँ, अगर तुम पूरे दिल से विश मांगोगे तो वो जरूर पूरी होगी। एंड इसी के साथ बिली बैट का फाइनल चैप्टर खत्म होता है। तो उस बच्चे ने इस स्टोरी को पढ़ के ये सोचा कि ये उसी की स्टोरी है, जहाँ उसे ही अच्छे से पढ़ के इस दुनिया को बचाने के लिए बोला जा रहा है और इसीलिए उसने अपना ये सपना बना लिया कि वो इस दुनिया को बचा के रहेगा। एंड इस स्टोरी को केविन ने बहुत पहले ही ड्रॉ कर दिया था, जब हमने देखा था कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, बस एक सर्वाइवर बचा हुआ है। तो वो इसी बच्चे की कहानी थी। बिली बैट की कहानी इंसानों के मोरल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहां हमने देखा कि कैसे इंसानों की चॉइस ही उनका सेल्फ डिस्ट्रक्शन करती है या फिर उन्हें दूसरों से कनेक्ट करती है। यहाँ हमें दो बैट दिखाए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, गुड एंड एविल, बट वो एक ही थे। उसी बैट के कहने पर केविन जैसे लोगों ने इस दुनिया को एक करने का सोचा और वहीं चक और टिमी जैसे लोगों ने इंसानियत को एक दूसरे से अलग करने का सोचा। यहाँ हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि सब कुछ उस बैट के कहने पर हो रहा है, जबकि वो बैट बार बार बोलता था कि ये सब तुम्हारी चॉइसेस हैं, इन्हें तुम ही डिसाइड कर रहे हो। हमारी चॉइसेस ही हमारी स्टोरी को डिसाइड करती हैं कि हम आगे कैसे बढ़ना चाहेंगे, ना कि कोई प्री रिटन फेट। हमारी चॉइसेस किसी को देख के इंस्पायर्ड हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी ही चॉइसेस हैं, उन्हें हमने ही चूज किया है। कुछ अच्छा या फिर गलत करने का हम ही डिसाइड करते हैं, ना कि ये सब पहले से ही लिखा होता है। इसकी एंडिंग हमें यही सिखाती है कि जैसे हिस्ट्री एक स्टोरी है जिसे हमने ही लिखा होता है, तो वैसे ही हमें अपने फ्यूचर को भी शेप देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लास्ट में हमें दिखाया गया कि कैसे दो दुश्मन जो न जाने कितने सालों से लड़ रहे थे, वो भी एक कॉमन ग्राउंड की वजह से एक हो गए। फिर चाहे सिचुएशन कोई भी हो, सिर्फ एक सिंपल कनेक्शन से हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। जैसे कि उस बच्चे ने बिली की एंडिंग से कनेक्ट करके उसे अपनी ही स्टोरी मानने लगा। उसने अपना एक सपना बना लिया कि वो इस दुनिया को बचा के रहेगा। तो ऐसे ही हमारी चॉइसेस ही हमें अच्छा या फिर बुरा बनाती हैं, ना कि कोई पहले से लिखी हुई कहानी। एंड इसी के साथ इस चैनल की सबसे लंबी वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबका इस जर्नी में बने रहने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।